नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम हम ओजस्विनी में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते अलग अलग सशक्त महिलाओं को आपके लिए लाते हैं, अलग अलग उनकी स्ट्रगल्स की कहानी आपको सुनाते हैं ताकि आप उनसे मोटिवेट हो सके और आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो इसी कड़ी में आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रूपा मेहता, जो कि एम्स में ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। तो मैडम, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। जी। तो दर्शकों, आइए सुनते हैं रूपा मेहता जी की क्या स्टोरी है, कैसे उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों को हराकर आगे बढ़ी हो। डॉक्टर रूपा मेहता एम्स की एक सफल ईएनटी स्पेशलिस्ट। एक महिला डॉक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है वर्क लाइफ बैलेंस करना, क्या क्या चुनौतियाँ, क्या क्या सेक्रीफाइसेस। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना कठिन रहा इनका ये सफ़र और क्या क्या दिक्कतें होती हैं महिलाओं को अगर वो इस करियर को चुनती हैं। इसके साथ ही हम बातचीत करेंगे कि कौन कौन से ईएनटी से संबंधित रोग हैं, कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं जो महिलाओं को हो सकती है, क्या सावधानियां और क्या बचाव वो ले सकती हैं। करते हैं खास बातचीत डॉक्टर रूपा मेहता जी के साथ, जो कि न केवल एक सफल डॉक्टर हैं, एक सफल गृहिणी भी हैं, इसके साथ ही मैम को न जाने कितने रिकॉग्निशंस और अवार्ड से मैडम सम्मानित भी हो चुकी हैं। करते हैं इस खास बातचीत की शुरुआत। तो मैडम, सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि कैसे आप इस क्षेत्र में आई और महिला होने के नाते क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा। हाँ जी। देखिए, ये है कि मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और ये चिकित्सा का क्षेत्र एक्चुअली हमेशा से मेधावी छात्र रही मैं, तो हमेशा ये पहले यही था कि जो मेधावी रहते हैं उनको ना साइंस बायोलॉजी लिया जाए, तो मुझे इंटरेस्ट भी था और साइंस बायोलॉजी लिया और लकीली उसमें मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस मिला और जोधपुर से मैंने एमबीबीएस किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन ईएनटी में किया, कान नाक गला रोग जो होता है जी, वो मैंने चंडीगढ़ पीजीआई-एमईआर से किया और उसके बाद फिर सीनियर रेजिडेंसी वहाँ पे की, 6 साल मैंने चंडीगढ़ में गुजारे जी। और उसके बाद मैंने एम्स रायपुर ज्वाइन किया एज अ फैकल्टी और अभी 10.5 साल लगभग हो गए हैं एम्स रायपुर में जी। तो मैडम, इस बीच आपको कुछ ऐसी चुनौतियां नहीं, जैसे आमतौर पे, क्योंकि ये हमारा महिलाओं का शो है, तो आमतौर पे जब किसी भी महिला की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा उसके साथ स्ट्रगल ये आता है कि कैसे वो अपने बच्चों को और अपने काम को मैनेज करे। और क्योंकि प्रोफेशनल अगर कोई रहता है तो ये तो और भी दिक्कत होती है घर पे बैठना, तो वो लाइफ आपने कैसे मैनेज की। बिल्कुल, आप एकदम सही बोल रहे हैं। सबसे डिफिकल्ट फेज मेरी जो प्रोफेशनल करियर में रहा जब बच्चे होने के बाद, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस विद किड्स इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी टफ। हाँ, तो उसमें ये है कि फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी रहता है और लकीली हमारी फैमिलीज दोनों तरफ से दे केम टू हेल्प अस बीच बीच में, और आपका मेड सिस्टम सपोर्ट, और दूसरा फिर भी आपको मेंटली टफ होना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को जरूरत है, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपको अस्पताल में जाके आपका काम करना है, तो ये टफनेस रहती है। शुरुआत में दिक्कत भी आई है। और आपको हमारे दर्शकों को, महिला दर्शकों को खासकर ये भी बताना है मैम कि जब वो टफनेस आती है तो कितना हार्ड रहना है और करना है तो करना है वाली बात आप अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए। जी, उसमें ये है कि ना आपका कमिटमेंट जो है, कमिटमेंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसमें आपको मतलब दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए आपका कमिटमेंट, आपका प्रोफेशनल जो ये है मतलब वर्क, वो सफर ना करें। और जब आप प्रोफेशनल, जैसे हॉस्पिटल में हम जब रहते हैं तो वी आर टोटली कमिटेड, हॉस्पिटल की सारी चीजों में ही हम कमिटेड रहते हैं, घर की तरफ नहीं। और जब घर आते हैं तो घर की मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल हम मतलब मरीजों को भूल जाएं, पर घर पे भी पूरा ध्यान देना पड़ता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड यू रिक्वायर द हेल्प ऑफ योर स्पाउस एंड योर फैमिली मेंबर्स फॉर द सेम। और डॉक्टर्स की लाइफ वैसे भी हेक्टिक होती है मैम। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो मैम, क्योंकि आप ईएनटी स्पेशलिस्ट है, तो हम ये भी चाहेंगे कि आप ईएनटी के बारे में भी हमें कुछ बताइए कि जो कान नाक गला जो रोग होता है, तो इसमें अभी लेटेस्ट कौन से दिक्कतें हैं या कौन से ऐसे आमतौर पे जो रोग हैं वो देखने को मिलते हैं इस क्षेत्र में। जी। ईएनटी में बेसिकली हम कान नाक गला की बीमारी सारी देखते हैं, तो उसमें हर तरह से इन्फेक्शन से लेके जो बेसिकली कान बहना, खांसी जुकाम, ये सब तो होते ही होते हैं। उसके अलावा ना हेड एंड नेक कैंसर्स, वो भी हम डील करते हैं, जिसमें तंबाकू, जर्दा, ये सब खाने से जो जबड़े में, मुंह में, जीभ में, गले में कैंसर, थायराइड में जो कैंसर हो जाता है, तो वो सब चीजें हम मैनेज करते हैं। तो उसकी सर्जरीज और उसका सर्जिकल मैनेजमेंट, वो सब हम देखते हैं। और क्योंकि आपने प्रश्न पूछा और ये मतलब पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लेडीज के लिए, कि हियरिंग लॉस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसरी डेफिसिट है ना। जैसे ब्लाइंडनेस है वो आपको एनवायरनमेंट से अलग करती है ना, बट हियरिंग जो लॉस है उससे आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने लोगों से, है ना। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉस, है ना।
तो ये आपने कहा कि महिलाओं में ये लॉस इंपॉर्टेंट है, तो कुछ क्या स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक है ये मैम? हाँ, नहीं, महिलाओं को मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि बच्चा जब जन्म होता है जी, तभी यदि हम उसकी हियरिंग टेस्ट करा लें, है ना, वो अभी आजकल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग बोलते हैं उसको जी, और मतलब ना आजकल काफी सारे अस्पतालों में वो है। तो महिला जागरूक होगी तो अपने बच्चे को जब जन्म होता है तो दे विल गो इन फॉर दैट टेस्ट, है ना। तो जितना जल्दी हियरिंग डेफिसिट, हियरिंग लॉस आइडेंटिफाई होता है उतना ही जल्दी आप उसका मैनेजमेंट कर पाते हैं जी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक समस्या ज्यादा चल रही है अभी। हाँ, मतलब जी, थी हमेशा से, बट अभी जागरूकता बढ़ी है जी, क्योंकि एनपीपीसीडी जो डेफनेस कंट्रोल प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से जी, उसके थ्रू हमेशा 3 मार्च को ना वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है जी, तो उसके तहत ये सब जागरूकता काफी बढ़ी है जी, और न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग काफी मतलब इसमें हॉस्पिटल्स में रेगुलरली चलाया जाता है जी, हमारे यहाँ एम्स में भी है जी, तो उससे क्या होता है कि शुरू में एक छोटा सा टेस्ट होता है, कान में एक छोटी सी नली डाल के ओई करते हैं जी, तो उससे यदि आपका हियरिंग में कुछ इश्यू आता है तो जितना जल्दी हम पकड़ पाएंगे उतना जल्दी बेहतर इलाज हो पाएगा, बच्चा उतना जल्दी मतलब उसका मेंटल डेवलपमेंट, हियरिंग लॉस करेक्ट हुआ जी, तो मेंटल डेवलपमेंट उसका जो स्कूल का वर्क है वो सब चीज सफर नहीं करेगी। वैसे भी मैडम हमारे शरीर के किसी भी अंग में चाहे प्रॉब्लम हो तो हमारी जो एक नॉर्मल लाइफ है उससे तो हम डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा मैम जैसे बीइंग अ वुमेन क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? जैसे हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को पता लगे कि वो कैसे आगे बढ़े। कई बार लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि हम रुक से जाते हैं, तो उसमें हम कैसे आगे बढ़े वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अभी वैसे मेडिसिन फील्ड में बहुत सारी लेडीज हैं, नर्सिंग फील्ड में तो बहुत हैं, बट फिर भी एक काफी मतलब ना मेल डोमिनेटेड फील्ड रहा है जी, तो उसमें वेमेन को एक दूसरे को सपोर्ट करके जी, और एक जैसे मैंने बताया कि टफनेस एक लानी रहती है, प्रोफेशनलिज्म एक लाना रहता है जी, है ना, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े तो चीजें मतलब फॉल इन प्लेस होती जाती है। जी मैम, इसके अलावा जैसे आप अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए क्या क्या आपकी तरफ से क्या एफर्ट्स है? जैसे हम एक एजुकेटेड वुमेन देखते हैं, एक अनएजुकेटेड वुमेन देखते हैं, दोनों की परवरिश में काफी अंतर होता है। बिल्कुल। एक वर्किंग वुमेन की परवरिश में अलग अंतर होगा, एक हाउसवाइफ की परवरिश में अलग अंतर होगा। बिल्कुल। आप वर्किंग वुमेन है, प्रोफेशनल है, एजुकेटेड है, आप किस तरह से अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग दे रही हैं? क्या आपकी थॉट प्रोसेस है कि नहीं ऐसे बड़े होने चाहिए बच्चे, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी। बच्चों के परवरिश के मामले में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी टाइम मिलता है वो क्वालिटी टाइम देने की कोशिश करते हैं जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फिजिकली प्रेजेंट, जैसे आप बोले कि हाउसवाइफ्स और फिजिकली प्रेजेंट रहती हैं बट कई बार वो क्वालिटी टाइम दे पाए कि नहीं वो एक थोड़ा सा इश्यू रहता है। तो मेरी हमेशा यही इच्छा मतलब ये रहती है, एक तमन्ना कि जो भी हम दें क्वालिटी टाइम दें, बच्चों को हर चीज समझाएं और जितना उनको इनफॉर्मल वे में मतलब सिखा सकें वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि जो स्कूल एजुकेशन होती है वो एक काफी बुकिश, काफी आपका ना एक फॉर्मल एजुकेशन की तहत होती है जी, तो उससे आप वर्ल्ड की जो बेसिक नॉलेज है, जो आपको अंडरस्टैंडिंग लाइफ स्किल्स जो हैं वो जो पेरेंट्स इम्पार्ट कर पाते हैं वो मतलब स्कूल में नहीं मिल पाती है जी, तो उस हिसाब से मेरी हमेशा से एक कोशिश रहती है कि बच्चों को मतलब अच्छी हैबिट्स की तरफ और लाइफ स्किल्स में वो समझे, सीखें जी, और एक मतलब अभी और आजकल के बच्चों को परवरिश करना विद सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, मतलब इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, तो उसमें और अपना मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जी। देयर आर सो मेनी इश्यूज विद साइबर सिक्योरिटी, दिस एंड दैट, तो वो उसमें और अपना चैलेंजिंग है इस बार, मतलब इस सदी का पेरेंटिंग इज मोर चैलेंजिंग देन आवर पेरेंट्स एरा। जैसा आपने कहा कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना या डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना, तो क्या करती हैं आप अपने बच्चों के लिए? क्योंकि इट्स वेरी टफ मैडम, जैसे मेरा भी अगर बेबी है तो मुझे उससे मोबाइल से दूर रखना तो इट्स वेरी टफ फॉर मी। इसका तो ये है कि हम लोगों ने ना घर पे स्क्रीन टाइम फिक्स करके रखा है कि आधे घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है और बिना पढ़ाई किए, बिना एक्सरसाइज किए आपको टीवी या मोबाइल या कोई भी स्क्रीन आप चालू नहीं कर सकते हैं जी। तो इस तरह से कुछ कुछ रूल्स बनाए हैं, हालांकि बच्चे फ्लाउट भी करते हैं, बीच बीच में हमें रिलैक्स भी करना पड़ता है रूल्स को, बट फिर भी काफी हद तक चीजें कंट्रोल में रहती हैं जी। जी मैडम हमने देखा है आमतौर पे, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, महिलाएं सबका ध्यान रख लेती हैं लेकिन खुद का नहीं रख पाती। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि फिर एज के बाद में उनको जो समस्याएं और काफी देर हो जाती है कई बारी अगर वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसका उन्हें समय रहते ध्यान रखना चाहिए और खुद का वो कैसे ख्याल रखें हेल्थ वाइज, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी। तो महिलाओं को एक्चुअली न्यूट्रिशन और सेल्फ केयर अपना बहुत जरूरी है, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दें क्योंकि वो सबके लिए अन्नपूर्णा साबित होती है, बट खुद का जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो अपने आप को इग्नोर करती हैं। तो इसीलिए देखा गया है कि अनीमिया मतलब खून की कमी महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। तो ऐसे काफी सारी बीमारियां हैं जो महिलाओं के लिए स्पेसिफिक हैं, तो उसके लिए जागरूकता इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत सारे अभियान इसके लिए चलाए जा रहे हैं। तो एक तो न्यूट्रिशन अपना ध्यान रखें, सेल्फ केयर, आपको भी रेस्ट की जरूरत है, आप खुद मतलब यू कैन नॉट डिलीवर फ्रॉम अ एम्प्टी कप,
जी तो इसी तरह से आपको अपना ध्यान दे पाएंगे तो आप अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। जी आप जितना हेल्दी रहेंगी उतनी ही आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी। जी तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि 40s के बाद महिलाओं में वेट गेन, थायराइड जी की समस्या। जी अच्छा, दूसरा ना कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इन सब की स्क्रीनिंग होती है। एक सिंपल स्क्रीनिंग से आप टाइम रहते पता लगा सकते हैं। तो वो 40s के बाद, कुछ 45 ईयर्स के बाद ऐसे रेगुलर टेस्ट यदि आप कराएं तो उससे जी आपको काफी चीजें जल्दी में पकड़ में आ जाती है। जी तो वो बहुत जरूरी है। और अपना सेल्फ केयर करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर डाइट लें और अपना भी ख्याल रखें। अपने को इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट ना समझें, अपने को इम्पोर्टेंस दें। जब आप खुद अच्छी रहेंगी तब तो आप दूसरों को अच्छी बिल्कुल। रखेंगी। जी मैडम, हमने ये भी पढ़ा है आपके बारे में कि आपने 2 बुक्स लिखी हैं, हाँ जी, तो उस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ जी। मैंने डॉक्टर नितिन एम नागरकर, हमारे डायरेक्टर सर थे, उनके साथ 2 किताबें हमने एडिट की और लिखी हैं। जी एक यहाँ का बहुत कॉमन प्रॉब्लम है राइनोस्पोरिडियोसिस। जी वो इस रीजन में बहुत कॉमन है, छत्तीसगढ़ में एंडेमिक जिसको बोलते हैं। जी बिकॉज यहाँ के लोगों में हैबिट है कि वो तालाब में नहाते हैं जी और वो फिर उस तालाब में नहाने की वजह से उनको राइनोस्पोरिडियम सीबेरी करके एक ऑर्गेनिज्म होता जी है, जिससे इसका आम भाषा में भी कोई नाम है? राइनोस्पोरिडियोसिस ही बोलते हैं इसको। नाक में मस्सा मतलब इस तरह से हो जाता है। अच्छा, तो उसमें ना नाक में ऐसे ब्लीडिंग मास होता है। ओके वो फिर ज्यादा बड़ा हो जाए तो गले में, मुंह में दिखता है ऐसा। जी। मतलब काफी ये बीमारी कॉमन है यहाँ पे और प्रॉब्लमेटिक रहती है, जी क्योंकि इलाज के बाद भी वो वापस होने की संभावना रहती है और हर एज को अफेक्ट करती है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। तो उसमें यदि सिंपल एक आप तालाब में नहीं नहाए तो आप काफी हद तक उससे बच सकते हैं। जी तो ये एक जागरूकता भी अभी हम लोग भी अपने लेवल पे कर रहे हैं, मतलब पेशेंट्स को और बताने के लिए। बट ये कंडीशन यहाँ पे बहुत कॉमन है। तो उस पर हमने एक किताब लिखी है, राइनोस्पोरिडियोसिस। जी उसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग, क्योंकि आंखों में मतलब हर जगह आता है वो, तो स्किन में, तो सभी डिपार्टमेंट्स मिलके ये मोनोग्राफ तो लिखे इससे हैं। हम कैसे बच सकते हैं तालाब में? तालाब में नहीं नहाए, सबसे इम्पोर्टेंट। तो मैडम आमतौर पे तो अब सबके घर में नल होते हैं, तो एक स्लम एरिया वाली बात हो गई कि स्लम नहीं, फिर भी स्लम एरिया, जैसे अभी यहाँ पे डगनिया तालाब है, यहाँ पे अभी भी काफी लोगों की आदत, कुम्हारी तालाब में जब जाते हैं तो आप देखेंगे काफी जी। लोग वहाँ पे नहा रहे होते हैं, जी। वहीं पे मवेशी भी नहाते हैं। जी तो वो एक चेन बन जाती है, एक इन्फेक्शन जैसा। इन्फेक्शन जैसा चेन बन जी। जाती है। और ज्यादातर वैसे लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में ये कॉमन है, जी बट ये यहाँ पे बहुत एंडेमिक है। जी तो इसका हम लोग इलाज भी करते हैं। बहुत मरीज आते हैं ओपीडी में, ऑपरेट करना पड़ता है। तो इस पे हमने एक किताब लिखी है। और दूसरा एक जो है जी। ये कैंसर्स, जी हेड एंड नेक कैंसर्स, वो बहुत कॉमन हो रहे हैं अभी ओवरऑल वर्ल्ड में भी, और इंडिया में भी बहुत कॉमन और है। इसके क्या कारण होते हैं मैम, हेड एंड नेक कैंसर? तंबाकू, जर्दा खाना, शराब, जी और भी बाकी सारे बहुत न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जी ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब ना ये सब भी है, और जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी कैंसर होता है मैम? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी जैसे आपका विटामिन की कमी है या आयरन की कमी है, तो आपका इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। जी तो फिर वो मतलब प्रोन हो जाता दिस है। इज कनेक्टेड, कनेक्टेड है, वन ऑफ द फैक्टर्स। जी बाकी मेनली एडिक्शन जो है, स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको, ये सब चीजें बहुत मतलब, और इसमें यहाँ पे अनलकीली लाइक हर एज के 21 साल के मरीज हमने देखे हैं, बड़े बड़े कैंसर्स के साथ आए हैं। नॉर्मली ये माना जाता था कि ओल्ड एज के मरीजों में होता है, मतलब 50 नहीं, ईयर बट आजकल यंग एज, क्योंकि एडिक्शन जल्दी हो जाता है, तो ये सब चीजें बहुत कॉमन है यहाँ पे। तो उस पे हमने एक किताब अभी लिखी है जो अंडर प्रोडक्शन है, स्प्रिंगर से। जी तो इस बुक में आपने पूरा डिटेलिंग की है कि कैसे होता है, रीजंस, प्रिकॉशंस, एवरीथिंग यू हैव बिल्कुल, मेंशन्ड। ये डॉक्टर्स के लिए लिखी गई, बेसिकली ट्रेनिंग के लिए। ऑपरेटिव एटलस है, जी जिसमें हमने हर जो मरीज हमने यहाँ पे ऑपरेट किए हैं उनके सारे मतलब कैसे प्रेजेंटेशन था, कैसे हमने उनका इलाज किया, उनके ऑपरेशन में क्या क्या स्टेप्स थे, वो सारा हमने लिखा है। जी तो एक हमारे एमसीएच हेड एंड नेक प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, तो उन फेलोज के साथ, और डायरेक्टर सर जो हमारे थे, प्रोफेसर डॉक्टर नितिन नागरकर सर, जी वो हमारे हेड थे। अभी उनका ये हुआ है, कार्यकाल खत्म हुआ है, जी तो उनके साथ मिलकर हमने ये किताब लिखी। जी मैम, जैसा हमने बात की कि महिलाएं अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हैं, बहुत इग्नोर करती हैं खुद को। मान लीजिए किसी उम्र की किसी स्थिति पे उन्हें कैंसर हो जाए या कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कई बार होता है कि उनका जो आत्मबल होता है वो टूट जाता है। हाँ जी। फिर कैसे वो महिला खुद को संभाले और फिर आगे बढ़े, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हेल्थ इश्यू तो एक मेजर ये है, एक सेटबैक है, एक मतलब ना उसमें जब हेल्थ इश्यू आता है तो पूरा मतलब कोई भी इंसान हो, वो रिस्पेक्टिव की मेल या फीमेल, वो डेफिनेटली एक मतलब डिप्रेशन वाले स्टेट में जाते हैं।
तो उसमें यही है कि आपको ना सपोर्ट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि मेल्स तो बाहर जाते हैं तो मिलते हैं लोगों से, तो उनका एक ग्रुप हो जाता है, पर फीमेल्स को भी अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम एक अपना सर्कल बनाना जरूरी है। ये सर्कल पे मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी जो आजकल काफी चल रहा है, मेंटल हेल्थ। जो वुमेन्स की मेंटल हेल्थ उतनी बैलेंस नहीं होती है, उन्हें पैनिक हो जाती है, वो जल्दी एंजाइटी आ जाती है, और फिर यही आगे बहुत बड़े बड़े रोगों को जन्म देती है। बिल्कुल। और अल्टीमेटली ना घर का माहौल अच्छा रह पाता है, ना वो खुद अच्छी रह पाती है। तो इससे वो कैसे उभरे? जैसे गुस्सा आ रहा है, कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन होता है, वो अपना कई बार करियर नहीं पूरा कर पा रही होती है, एम्बिशन उनके नहीं हो रहे, तो इससे वो कैसे डील करें, इन अटैक से वो कैसे बचें, इस बारे में बताइए। हाँ जी, देखिए इसका ना दो चीजें हैं। पहले तो आप अपने लेवल पे अपने हॉबीज डेवलप करें, अपना फ्रेंड सर्कल रखें, अपना भी एक जैसे अपना एक रखें। आप हमेशा फैमिली की तरफ ही रहते हैं, अपने तरफ अपने लिए कुछ नहीं सोचते हैं, तो सेल्फ केयर, अपना एक ग्रुप, अपना फ्रेंड सर्कल, आप कुछ टाइम अपने लिए जाएं, अकेले बाहर जाएं फ्रेंड्स के साथ, तो वो एक इंपॉर्टेंट रहता है। रिलैक्सेशन के लिए आप वेंट आउट कर सकते हैं, अपनी चीजें डिस्कस कर सकते हैं जी, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं जी। दूसरा ये है कि यदि आपको तकलीफ है तो आप काउंसलिंग ना, ये एक स्टिग्मा है अभी भी इंडियन सोसाइटी में ना, कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, तो एक मतलब मैडनेस ऐसे समझा जाता है, बट दिस इज नॉट, वो स्टिग्मा इज नॉट करेक्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप समय रहते और शुरू में ही यदि आप मतलब इसका इलाज ले लें, एक छोटी सी बात काम कर जाती है कभी कभी, तो वो यदि आप अपना शेयर करें और अपने प्रॉब्लम्स बताएं तो आपको सोल्यूशन मिलता है। तो वो सब मतलब चीजें, लोग क्या कहेंगे, ये सब छोड़ के हमें अपने आप को तवज्जो देते हुए अपनी प्रायोरिटी सेट करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना है। मतलब अगर मेंटल हेल्थ जो एंजाइटी वगैरह है उससे हम पागलपन से ना जोड़कर उसे एक आम समस्या समझे, जो कि एक, और अकेले ना रहे, खासकर बिल्कुल ग्रुप में रहे या सर्कल में रहे जी। बिल्कुल, जैसे फिजिकली बीमारियां होती है वैसे मेंटल बीमारी है, तो उसका इशू नहीं। इमोशनल, एक्चुअली फीमेल्स में देखा गया कि इमोशनल सप्रेशन है, डिप्रेशन होता है, वो अपनी फीलिंग्स वेंट आउट नहीं कर पाती हैं, इन लॉज जो भी इश्यूज रहते हैं, तो वो कई बार अपनी बात बोल नहीं पाती, इसलिए वो अंदर ही अंदर परेशान होती हैं। तो वो सब चीजों के लिए ये सब मतलब ना अपना सेल्फ केयर करना, योगा प्राणायाम, थोड़ा सा कुछ हॉबी डेवलप करें, उसको रेगुलरली फॉलो करें जी, और जरूरत पड़ने पे काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प लें जी। तो इमोशनल हेल्थ इज आल्सो इम्पोर्टेंट अलोंग विद मेंटल हेल्थ, है बिल्कुल, और इसको करने के लिए वो मेडिटेशन वगैरह ले सकते हैं बिल्कुल जी। मैम, क्योंकि आप ईएनटी के क्षेत्र में हैं, अभी कुछ और ऐसी बीमारियां जो जिससे हमें बचना चाहिए या कुछ और ऐसा नया है, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, तो जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सल न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग है, तो वो हर बच्चे का होना चाहिए, और आजकल कॉकलियर इम्प्लांट करके एक डिवाइस होती है जिससे जितना जल्दी लगाया जाए बच्चे को, मतलब बिल्कुल जो उसकी नस काम नहीं करती उसके लिए भी वो बहुत मतलब अच्छा रहता है, जिसका इनर ईयर काम नहीं करता उसके लिए, तो कॉकलियर इम्प्लांट बहुत अच्छा मतलब एक रिजल्ट दे रहा है बच्चों को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जिनकी हियरिंग जो बाधित है जी। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आजकल ना यंगस्टर्स बहुत लाउड म्यूजिक सुनते हैं, डिस्को डीजेस, हर जगह लाउड म्यूजिक, तो उससे ना रिक्रिएशनल हियरिंग लॉस बोलते हैं उसको जी। वो भी एक मेजर फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि वो वर्किंग पॉपुलेशन, जो यंग पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हुए, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है, और उसका भी प्रिवेंशन, मतलब एक जागरूकता हम मतलब लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम ना हो। थोड़े से प्रिकॉशंस लेके, थोड़ा सा अपना मतलब ये ना ईयर माफ्स या कुछ ऑक्यूपेशनल हियरिंग लॉसेस होते हैं, तो उसका लेके आप हियरिंग अपनी हियरिंग काफी टाइम तक अच्छा रख सकते हैं जी। तो क्योंकि हम हियरिंग की बात करें मैम, तो हम अपने जो हियरिंग है उसको अच्छे से मतलब मेंटेन करें, इसके लिए प्रिकॉशंस, जैसे हम लाउड म्यूजिक ना सुने, इसके अलावा कोई खास प्रिकॉशन जो हमें लेना चाहिए? देखिए, एक तो मैंने बताया लाउड नॉइज से बचना है। दूसरी चीज ये है कि जैसे कोई भी ईयर्स नोज थ्रोट कनेक्टेड है, नोज का इन्फेक्शन हुआ तो ईयर में जाता है, ठीक है, तो इसलिए कोई भी जैसे हल्का सा जुकाम खांसी होता है तो उसका आप इलाज ले लें ताकि वो कान तक ना पहुंचे। बच्चों में ना कान से पीक आना ये बहुत कॉमन होता है, तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है, दवाई डाली और फिर भूल गए, दिखाया नहीं, तो वो आप टाइम से दिखाएं तो उसका इलाज अच्छे से हो पाता है जी। तो उसको इग्नोर नहीं करना है कि डिस्चार्ज कान से जो आता है उससे मतलब कई बार हड्डी गलाने वाली बीमारी होती है और बहुत कॉमन है अभी भी। अगर आप वेस्टर्न पॉपुलेशन में देखेंगे तो जो हड्डी गिलाने वाली बीमारी है वो इतना कॉमन नहीं है। व्हाट इज दैट मैम? दैट इज नोन एज अनसेफ CSOM, होता है एक तरह का इन्फेक्शन है, उसमें ना कोलेस्टोमा करके बन जाता है जी, जो हड्डियां गला के ना ब्रेन में इन्फेक्शन कर देगा, ठीक है, नस को, मुंह के नस को, मतलब मुंह के नस को इन्वॉल्व करता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो ये सब चीजें मतलब हो जाती हैं अगर इग्नोर कर दिया जाए। तो ये कैसे हो जाता है? कान के इन्फेक्शन से, कान में जब इन्फेक्शन हुआ तो कोलेस्टोमा फॉर्म होता है और उससे आसपास की हड्डियां मतलब घिस जाती हैं और इस तरह से हो जाता है। तो ये ना वेस्टर्न पॉपुलेशन में अभी आजकल नहीं, बिकॉज एंटीबायोटिक्स वो लोग ध्यान देते हैं जी, तो अभी तक ये इन्फेक्शन मतलब ब्रेन में जाते हुए नहीं मिलते हैं। और कैसे बच सकते हैं हम इनसे? वही, जैसे आपको ये डिस्चार्ज है तो एक ENT स्पेशलिस्ट को आप दिखाएं, उसका प्रॉपर इलाज लें जी। उसको क्या इग्नोर करते रहते हैं, सालों साल वो इग्नोर होता है, ड्रॉप्स डाल के ठीक हो जाता है और उसको दिखाते नहीं। और आमतौर पे हम कान बहने को बहुत लाइटली लेते हैं हाँ जी, बट इतना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल,
जी। तो अभी इंडियन पॉपुलेशन अभी भी मतलब मिलता है ये इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस या इस तरह के जो अभी वेस्टर्न पॉपुलेशन में अनहर्ड ऑफ है, हम्म। इसीलिए। जी, मैं बहुत अच्छी जानकारियां दी आपने और खास करके अब आप हमें, क्योंकि हम प्रोग्राम के अंत की ओर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे हमारी महिलाओं को कि वो कमजोर ना पड़े, कैसे आगे बढ़े जीवन में और क्या क्या दिक्कतें उन्हें आएंगी फिर भी उन्हें आगे बढ़ना है, इस बारे में हमारे दर्शकों को एक संदेश आपका। हाँ जी। मैं सभी महिलाओं को यही एक मैसेज देना चाहूंगी कि लाइफ एक ब्यूटीफुल जर्नी है जी। उसका सबका ध्यान रखते हुए आपको अपना ध्यान रखना है और अपनी प्रायोरिटी सेट करके आगे बढ़ते जाना है। फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, वो बॉदर नहीं करते हुए आप जो सही समझते हैं उसको लेके आगे बढ़े। जी, बहुत ही सुंदर विचार मैम आपके। और दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारियां आपको बेहद पसंद आई होंगी। तो आपने देखा कि डॉक्टर रूपा मेहता ने भी अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताई और कहा कि कैसे उन्होंने भी वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन किया। इसके अलावा ईएनटी क्षेत्रों में भी कितनी सारी नई नई जानकारियां उन्होंने हमें दी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की जानकारियां बेहद बेहद पसंद आई होंगी। अगर आपको भी लगता है कि आप में है दम और आप भी हैं एक सशक्त महिला, तो आप हमारे ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकती हैं। आपकी कहानी भी हम लोगों तक लेके जाएंगे अगर वो प्रेरित करती है लोगों को। तो डू कांटेक्ट विद अस। आज के अंक के लिए बस इतना ही। आने वाले अंकों में नई जानकारियों के साथ में और नई कहानियों के साथ में फिर उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।